हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th हीट एंड टेम्परेचर का चैप्टर। हमने एसिड और बेस का चैप्टर ऐड कर दिया है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। और ये हमारा जो थर्ड चैप्टर है हीट एंड टेम्परेचर, उसको वन शॉट के रूप में देखेंगे, एक ही पार्ट में देखेंगे। और इसका जो सेकेंड पार्ट होगा उसमें से हम लोग क्वेश्चन बेस देखेंगे कि सीजी बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कुछ एक दो क्वेश्चन हम लोग यहाँ से लेके भी चलेंगे न्यूमेरिकल्स। आफ्टर दैट बाकी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दूसरे सीरीज में। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है हीट एंड टेम्परेचर। आपके हिसाब से हीट क्या है और टेम्परेचर क्या है? क्या इनमें कोई डिफरेंस है या दोनों सेम चीज है? सोच के बताओ, हीट क्या है और टेम्परेचर क्या है? तो हीट इज द फॉर्म ऑफ द एनर्जी। हीट क्या है? एक टाइप का एनर्जी है, मतलब एनर्जी विच इज हेल्प फॉर द डूइंग वर्क। यानी ये सारी एनर्जियां हमारे आसपास कई सारे फॉर्म में मौजूद हैं, जैसे लाइट के फॉर्म में, जैसे हीट के फॉर्म में, जैसे साउंड के फॉर्म में, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। मतलब ये एनर्जी हमारे पास सोलर के फॉर्म में एंड सो ऑन, हमारे पास कई सारे फॉर्म में एनर्जी मौजूद है। उनमें से एक टाइप की एक फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या है सर? हीट है। तो हीट क्या होता है? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज फ्लो फ्रॉम द हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल में समझाना चाहता हूं। मान के चलो ये हमारे पास एक रॉड है। किसका रॉड है? मान लेते हैं लोहे का रॉड है। इस लोहे के रॉड को मैं एक तरफ से, मान लो यहां पे आग लगी हुई है, तो यहां पे मैं इसको गर्म करता हूं। करें गरम? यस, गरम करते हैं तो थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा ये वाला हिस्सा गरम हो गया। लेकिन क्योंकि लोहे का रॉड है तो हीट धीरे 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 इधर भी गर्म होगी। तो सर गरम तो मैं इस वाले हिस्से को कर रहा था, हीट तो मैं इस हिस्से को दे रहा था, लेकिन ये इधर पहुंच गया। यस, क्योंकि हमेशा हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है, राइट? तो हमेशा ही कहां पे फ्लो करता है? फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। और ऐसे समझ सकते हो सर, ऐसे समझो, मान लो हमारे पास एक वाटर कंटेनर है। इस वाटर कंटेनर को सेम हिस्से में ऐसे हम रख लेते हैं, पानी फ्लो होगा क्या? नो सर। लेकिन मैंने इस एक कंटेनर को लोअर बॉडी बना दिया, इसको हम लोग नीचे की तरफ झुका दिए, तो क्या होगा सर? जब नीचे की तरफ झुका दिए तो ये हीट ट्रांसफर होगी, यानी ये पानी जो था वो इस तरफ बहना शुरू हो जाएगा, फ्लो होना होगा। यस, तो वैसे ही हमेशा हीट हायर बॉडी यानी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ क्या होती है? ट्रांसमिट होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय हीट, इट इज द फॉर्म ऑफ द एनर्जी विच इज फ्लो फ्रॉम द हॉट टू कोल्ड बॉडी। सर इसके यूनिट, मतलब इस हीट को हम लोग किसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो हम लोग सीजीएस यूनिट के हिसाब से कैलोरी में, एसआई यूनिट के हिसाब से जूल में, और एक कैलोरी की जो होता है वो 4.818 जूल के बराबर होता है। अंडरस्टैंड? मतलब हम जानना चाहते हैं कि जो हीट है, हीट को हम लोग कैलोरी में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जूल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सीजीएस यूनिट हमारा क्या है? कैलोरी है, और एसआई यूनिट क्या है? जूल है। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, कई बार ये भी बना है 1 कैलोरी ऑलवेज इक्वल्स टू दी 4.18 जूल। एक कैलोरी किसके इक्वल होगा? 4.1 जूल के इक्वल होगा। और कई बार इस कैलोरी से क्वेश्चन भी आता है व्हाट डू यू मीन बाय द किलो कैलोरी। तो किलो कैलोरी ऐसे समझते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू दी raise the temperature of 1 gram of water from the 14.5 degrees Celsius to 15.5 degrees Celsius, which means the amount of energy required to the raise the temperature of 1 gram of water to 1 degree Celsius, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? किलो कैलोरी बोलते हैं, राइट? ये भी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पेपर में आ चुका है कि व्हाट डू यू मीन बाय द किलो कैलोरी। तो किलो कैलोरी क्या होता है? कोई भी वाटर का टेम्परेचर अगर 14.5 डिग्री सेल्सियस है, अगर मैं उसको हीट इंट्रोड्यूस करता हूं और वो उसका टेम्परेचर कितना हो जाता है? 15.5 डिग्री सेल्सियस, तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट हमने इसको दी
उस अमाउंट ऑफ हीट को बोलेंगे किलो कैलोरी, राइट। सो आगे बढ़ते हैं और हम जानना चाहते हैं ये टेम्परेचर क्या होता है। तो समझो टेम्परेचर इट इज द मेजरमेंट या डिग्री ऑफ द हॉटनेस एंड द कोल्डनेस, यानी कोई भी बॉडी कितना गर्म कितना ठंड है ये मेजर करना चाहते हैं तो उसको हम बोलेंगे टेम्परेचर। सर हीट क्या है? ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है। सर टेम्परेचर क्या है? ये मेजरमेंट है, ये स्केल है, ये मेजर करना चाहते हैं कौन सी बॉडी कितनी हॉटनेस है कितनी कोल्डनेस है। मतलब किसी भी बॉडी में कितनी ज्यादा एनर्जी या कितना कम एनर्जी है इसको मेजर करना हो तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? टेम्परेचर। लाइक दैट थर्मामीटर आपने सुना होगा, कई बार डॉक्टर के पास गए होंगे तो आपका फीवर मेजर करने के लिए थर्मामीटर यूज करते हैं। वो थर्मामीटर वो क्या मेजर कर रहा है? सर टेम्परेचर मेजर कर रहा है। उस टेम्परेचर में हम पता करते हैं कितना बॉडी का टेम्परेचर है न्यूमेरिकल फॉर्म में, यानी उसका नंबर के फॉर्म में। तो हीट क्या है? हीट जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, मतलब वो एनर्जी है। और ये क्या है? टेम्परेचर क्या है? उसका मेजरमेंट है, यानी डिग्री ऑफ हॉटनेस और क्या है? कोल्डनेस है। और हमेशा हीट ट्रांसफर होती है फ्रॉम दी हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो हीट ट्रांसफर नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने दो मान लेते कोई सब्सटेंसेस लिया है, दो बॉडी ली है, इस बॉडी में से हम चाहते हैं कि ये हॉट बॉडी है और ये कोल्ड बॉडी है। अगर हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी दोनों को मिलाएंगे इसका टेम्परेचर कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। बोले यस या नो? यस। लेकिन अगर दोनों के पास सेम टेम्परेचर है, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, तो क्या ये ट्रांसफर होगा? नहीं। ये हीट ना तो इसमें ट्रांसफर होगी और ना ही इसमें ट्रांसफर होगी, राइट। तो हीट ट्रांसफर के लिए टेम्परेचर डिफरेंस का होना नेसेसरी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। फिर हम ये जानना चाहते हैं हीट ट्रांसफर कितने टाइप से होते हैं, हीट ट्रांसफर होती कैसे है, कितने तरीके हैं हमारे पास हीट ट्रांसफर के। तो बहुत मैं सिंपल तरीके से बता सकता हूं। देखो ट्रांसफर और हीट तीन तरीके से हो सकती है। एक तो बोलते हैं कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन, तीसरा रेडिएशन। सर ये कंडक्शन कन्वेक्शन और रेडिएशन क्या है? एज्यूम दैट ये मार्कर है। यस सर मार्कर है। इस मार्कर को मैं पीछे वाली बेंच तक फेंकना चाहता हूं या पीछे वाली बेंच तक पहुंचाना चाहता हूं। वी हैव थ्री मेथड। या तो मैं फेंक के दे दूं, यस, या तो मैं चल के जाऊं उसको पहुंचा दूं पीछे वाली बेंच तक, या फिर मैं इस आगे वाली बेंच के बच्चे को दे देता हूं, फिर वो पीछे ट्रांसफर करता है, फिर वो पीछे ट्रांसफर करता है। इस तरीके से क्या होगा? ट्रांसफर हो जाएगा। लुक एट द एग्जांपल, समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं ये सारे बेंच लगे हुए हैं, ये क्लासरूम है, राइट। ये बेंच लगा हुआ है और यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूं, ओके। मैं इस मार्कर को पीछे तक ले जाना चाहता हूं, तो पहला मेथड क्या होगा? सर डायरेक्ट आप इसको फेंक दो, ये हमारा पहला मेथड हो गया। और इसको हम बोलते हैं रेडिएशन। क्या बोलते हैं? रेडिएशन। लेकिन मैं दूसरा तरीका भी तो है, मैं चल के जाऊं और चल के जाके पीछे वाले को दे दूं, इसको बोलते हैं कन्वेक्शन। सर एक तरीका और है, आप इसको दे दो, फिर ये इसको दे दे, फिर ये इसको दे दो, फिर इसको दे दे, ये लास्ट बेंच तक पहुंच जाएगा। यस, इसको हम बोलते हैं कंडक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्शन। तो बोलोगे सर इस कंडक्शन के लिए खास बात समझ में आ रही है कि जब तक यहाँ पे कोई बैठा नहीं होगा तब तक आप कंडक्शन कर नहीं सकते। यस, मतलब इसमें से कोई भी मॉलिक्यूल्स अपना प्लेस चेंज करता ही नहीं है। दे आर ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी टू द नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, मतलब बिना अपनी जगह बदले वह एक जगह से दूसरे जगह तक चला जाता है। तो कंडक्शन में मीडियम का रिक्वायरमेंट होना बहुत नेसेसरी है, और इस मीडियम के रिक्वायरमेंट के लिए सबसे ज्यादा कंडक्शन सॉलिड सब्सटेंसेस में होता है। मतलब कंडक्शन सॉलिड सब्सटेंसेस में हीट ट्रांसफर होती है, तो किस मेथड से होगी? कंडक्शन से। ओके, और हम एग्जांपल समझते हैं, तो बारी बारी समझते हैं। ऐसा हमने समझ लिया कि कंडक्शन वन वे में समझ लिया, कंडक्शन कन्वेक्शन और रेडिएशन क्या होता है। यस सर समझ लिया। कंडक्शन यानी ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ हीट एनर्जी बिटवीन द एडजॉइंट मॉलिक्यूल्स,
कन्वेक्शन मूवमेंट ऑफ द हॉट फ्लूइड और रेडिएशन इमिशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। मैं आपको समझाता हूं एक एक करके, आपको समझते हैं। कंडक्शन में क्या होगा, आप ऐसे समझो, मान लेते हैं हमारे पास एक सॉलिड पार्टिकल्स है, फिर डेफिनेशन को समझते हैं। इस सॉलिड पार्टिकल्स में इसके एटम या मॉलिक्यूल्स इस तरीके से अरेंज होंगे, यस सर, टाइटली पैक्ड अरेंज होंगे। इस तरीके से सारे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, अरेंज होंगे। इस अरेंज्ड मॉलिक्यूल्स में हम हीट ट्रांसफर करना चाहते हैं फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो बोलोगे सर ये हीट सोर्स है हमारा, इस सोर्स से हम इस मॉलिक्यूल्स को हीट देंगे तो ये क्या करेगा, ये नेबरिंग मॉलिक्यूल्स को देगा, ये नेबरिंग मॉलिक्यूल्स को देगा, ये नेबरिंग एटम या मॉलिक्यूल्स को देगा। इस तरीके से करते करते हीट कहां होगी, वन प्लेस से अनदर प्लेस, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या हो गई, पहुंच गई। कोई मॉलिक्यूल्स अपना जगह बदला क्या, नहीं। जब कोई मॉलिक्यूल्स अपना जगह नहीं बदला और यह हीट ट्रांसफर एक जगह से दूसरे जगह तक हो चुकी है, इस वे को बोलते हैं कंडक्शन, right? Means the process of conduction, heat transfer takes place from the one molecules of the substance to the another molecules without any actual movement of the molecules। और ये अक्सर किसमें होता है सर, सॉलिड में होता है, राइट, अंडरस्टैंड। सो कंडक्शन लाइक यहाँ पे देखो, ये हमारा पिक्चर हमारी टीम ने लगाया हुआ है। सो यहाँ पे पिक्चर आप देखोगे ये क्या है, जैसे रॉड देखो, ये रॉड को हम हीट करना चाह रहे हैं तो इसमें हीट ट्रांसफर इस तरीके से हो रही है। ये हीट ट्रांसफर होते होते कहां तक जाएगी, यहां तक जाएगी। क्या इसका कोई कंपोजिशन चेंज हुआ सर, नहीं। क्या इसके मॉलिक्यूल्स चेंज हुए, क्या, नहीं। तो ये इस तरीके से हीट ट्रांसफर किसमें होती है, सॉलिड में होती है, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कंडक्शन। सो आगे चलते हैं और हम समझते हैं कन्वेक्शन। अब मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, फिर इस पिक्चर में देखते हैं। आप घर में गैस मान लो चालू करते हो, इस गैस में से, पतीले में से आप इस पतीले को गर्म करते हो, ठीक। इस पतीले में सर क्या भरा हुआ है, इस पतीले में भरा हुआ है, इस पतीले में भरा हुआ है पानी। आप कई बार ऑब्जर्व करते हो कि यहां से वाटर बबल्स ऊपर की तरफ आ रहे हैं, यहां से वाटर बबल्स, जब आप गर्म करते हो तो लगता है प्योर पानी, आप साफ सुथरा पानी रखो और गर्म करो तो आपको ऐसा फील होगा कि नीचे से सर ये जो वाटर बबल्स है ना, ये ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। मतलब सबसे पहले हीट जो होगी, जो नीचे तली में बैठे हुए मॉलिक्यूल्स होंगे उनको मिला होगा, यस सर, मिला होगा। ये इन्होंने हीट एब्जॉर्ब करी और ये ऊपर की तरफ आ गए। फिर दूसरा मॉलिक्यूल जो ऊपर था वो धीरे धीरे नीचे जाएगा, वो हीट एब्जॉर्ब करेगा और कहां पे आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। मतलब जो मॉलिक्यूल्स हीट एब्जॉर्ब किया वो ऊपर की तरफ आ गया, जो मॉलिक्यूल्स ने हीट अभी एब्जॉर्ब नहीं किया है वो नीचे जाएगा और ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा। बोलोगे सर इस मॉलिक्यूल्स का ना मूवमेंट हो रहा है, इस मूवमेंट के कारण इसमें पूरे कंटेनर में या पूरे जगह में हीट ट्रांसफर हो रही है, यस या नो, यस, हीट ट्रांसफर हो रही है और इस मेथड को बोला जाएगा कन्वेक्शन। मतलब जब भी मॉलिक्यूल्स अपना प्लेस चेंज करके दूसरे प्लेस तक पहुंच रहे हैं और हीट का ट्रांसमिशन कर रहे हैं, हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। हमने दूसरा मेथड पढ़ा था, समझा था कि हमें अगर मारकर नीचे पीछे तक पहुंचाना है तो मैं खुद तो जा सकता हूं, जब खुद जाऊंगा मतलब हमारा मूवमेंट हुआ, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कन्वेक्शन बोलेंगे, यस या नो, यस। सो बहुत सारे एग्जांपल इसके ऐसे हैं, जैसे आपने कभी देखा होगा ठंडियों के समय में आप क्या करते हो, हीटर यूज करते हो अपने रूम में। हीटर क्या होता है, एक पर्टिकुलर कोने में हीटर होता है और ये क्या करता है, यहाँ पे जो आसपास हवा है उस हवा को ये गर्म करता है। ये हवा फिर क्या ट्रेवल करती है, रूम के दूसरे हिस्से तक जाती है, जो ठंडी हवा है वो इधर तक जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस भी होता है, यहाँ तक जाती हैं और ये लगातार प्रोसेस चलता रहता है और इस तरह कुछ देर में पूरा का पूरा रूम क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। यानी कन्वेक्शन के कारण पूरा रूम गर्म हुआ। इसके कई सारे एग्जांपल हैं, जैसे सी ब्रीज होता है, आप देखोगे यहाँ पे जो समुद्र के आसपास का एरिया होता है तो समुद्र के ऊपर वाला हिस्सा कैसा होगा सर, कूल होगा। इस तरफ जो हिस्सा होगा वो कैसा होगा सर, वार्म होगा, गर्म होगा।
ये हवाएं ट्रेवल करके इधर जाती हैं, ठंडी होती हैं, फिर ये ट्रेवल करके इधर आती है। इस तरीके से इस एरिया में लगातार क्या होती रहती है, ठंडक बनी रहती है। तो इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि एसी का एग्जाम्पल है, हीटर का एग्जाम्पल है, ये सब किसके एग्जाम्पल है, कन्वेक्शन के एग्जाम्पल है। सो आगे बढ़ते हैं और इसमें से हम समझते हैं रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है, जैसे देखो जब हमने ये मार्कर फेंकने की कोशिश की थी तो किसी भी मीडियम की जरूरत पड़ी क्या, नहीं। तो अगर हीट ट्रांसफर बिना किसी मीडियम के हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिएशन। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे कौन कौन से स्टेट ऑफ मैटर में कन्वेक्शन होता है, लिक्विड और गैस में। सो आगे देखोगे, फिर वापस आते हैं। तो बिना किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक हीट का ट्रांसफर होना बिना किसी मीडियम के, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है रेडिएशन। जैसे सनलाइट आती है अर्थ तक, हमें यहाँ पे गर्मी महसूस होती है, जब आपको धूप लगेगी गर्मी महसूस होगी, उसमें यूवी रे होती है। सर वहां से यहाँ आने तक कई जगह बहुत सारे मीडियम होंगे, कई जगह मीडियम होंगे ही नहीं, कई जगह डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन होगी, उसमें भी ये लाइट क्या कर रही है, ट्रेवल करके आ रही है। उसमें यूवी रेस क्या हो रही है, ट्रेवल करके आ रही हैं। विच मीन्स बिना किसी मीडियम के अगर कोई रे ऑफ लाइट या कोई यूवी रेज या कोई हीट ट्रांसफर हो जाती है एक जगह से दूसरे जगह तक, उसको क्या बोला जाता है, रेडिएशन बोला जाता है। और ये अक्सर या तो गैसेस में या तो वैक्यूम में इस तरीके का हीट ट्रांसफर होता है। तो हमने हीट ट्रांसफर के 3 मेथड देखे, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड दी रेडिएशन। कंडक्शन में मॉलिक्यूल्स हिलता डुलता भी नहीं है, कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल्स क्या करता है, मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की, रेडिएशन में मॉलिक्यूल्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। सो जैसे ये देखो, ये हमारी टीम द्वारा पिक्चर ऐड किया गया है, बहुत बढ़िया एग्जांपल है रेडिएशन का। आप देखोगे जब ठंडियों में, खासकर गांव में आप क्या करते हो, आग जला के अपने आप को गर्म करने की कोशिश करते हैं। ये देखो हीट, आग तो यहाँ जल रही है लेकिन ये रेडिएट होकर हमारे हाथों तक क्या कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, मतलब यहाँ पे कोई मीडियम की जरूरत ही नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडिएशन। आगे बढ़ते हैं। फिर आती है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है, जो हीट ट्रांसफर कंडक्शन में होता है, इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है कंडक्टिविटी। यानी ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस इन द कंडक्शन इज कॉल्ड द कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी एक टाइप की प्रॉपर्टी है जिसके बेस पे हम लोग किसी सब्सटेंसेस को जिसमें कंडक्शन हो रहा हो क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे हम इसमें से क्या क्लासिफाई करते हैं सर, इसको 3 टाइप के सब्सटेंसेस को हम लोग डिवाइड कर देते हैं। एक तो कंडक्टर बोलते हैं, दूसरा सर इंसुलेटर बोलते हैं, ठीक, तीसरे को हम बोलते हैं बैड कंडक्टर। मतलब बहुत सिंपल है, जिसमें से फ्लो ऑफ हीट कंडक्शन में, यानी अ सॉलिड सब्सटेंसेस इन विच द फ्लो ऑफ हीट टेक्स प्लेस इजली, मतलब आसानी से जो हीट ट्रांसफर किसी सॉलिड सब्सटेंसेस में हो जाए उसको क्या बोला जाता है, कंडक्शन, यानी कंडक्टर बोला जाता है। और इस टाइप के सब्सटेंसेस क्या हैं सर, Au है, गोल्ड है, सिल्वर है, लाइक दैट कंडक्टर। A substances which transfer of heat takes place easily, उसको बोला जाता है कंडक्टर। और इसके एग्जाम्पल क्या है, मेटल है जैसे फेरस, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल हैं कंडक्टर के। ये एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव में भी इसके क्वेश्चन आते हैं, विच वन इज द बैड कंडक्टर, विच वन इज द गुड कंडक्टर। तो ये एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने हैं। बैड कंडक्टर सर जिसमें इजिली फ्लो ऑफ हीट नहीं होगा बट इट टेक्स टाइम और स्लोली यानी पार्सली हीट फ्लो होगा, उसको बोला जाता है बैड कंडक्टर। मतलब थोड़ा थोड़ा, डू नॉट इजिली अलाउ द हीट ऑफ कंडक्शन। जैसे वुड हो गया, ग्लास हो गया, तो आप देखोगे जो लकड़ी होती है गर्म तो होती है। जैसे मान लो लोहे को, रॉड को गर्म इधर से करेंगे तो बहुत जल्दी इधर तक हीट चली आएगी, लेकिन लकड़ी को गर्म करेंगे तो लकड़ी गर्म होगी, धीरे 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 बहुत देर में आएगी। मतलब लकड़ी बैड कंडक्टर हो गई और जो लोहे की रॉड हमने लिया था वो क्या था, गुड कंडक्टर था। इंसुलेटर विच डज नॉट अलाउ टू फ्लो ऑफ द हीट, मतलब जो हीट फ्लो होने ही नहीं देता, डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, इसको क्या बोला जाता है,
इसको बोला जाता है इंसुलेटर। एग्जाम्पल इसका क्या है, एस्बेस्टॉस, एबोनाइट, ये सारे एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने हैं, ये आपको ऑब्जेक्टिव वगैरह में आ सकते हैं। आगे चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर हमने देख ही लिया था, और इस टेम्परेचर के स्केल हैं सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। इन तीनों के बीच में हम लोग रिलेशन जानना चाहते हैं। बहुत सिंपल है, ऐसे समझो, मान लेते हैं हमारे पास 3 स्केल है। मैं नॉर्मल बना लेता हूं एक ड्रॉ, या इसी में समझा देता हूं जस्ट से। तो जो मान लो सेल्सियस है, सेल्सियस का जो 100 डिग्री सेल्सियस है, यानी 100 डिग्री पे कोई वाटर यहां पे क्या कर सकता है, बॉयल हो सकता है। तो यानी 100 डिग्री सेल्सियस इसका क्या हो गया सर, बॉइलिंग पॉइंट। 0 डिग्री सेल्सियस क्या है इसका सर, फ्रीजिंग पॉइंट है। इन द सेम वे फ़ारेनहाइट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, एंड 32 फ़ारेनहाइट इसका क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट। केल्विन में बोले तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 373 केल्विन, और इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 273 केल्विन। ये अलग अलग स्केल हैं, अलग अलग स्केल में हम लोग किसी भी हीट को मेजर कर सकते हैं, हीट को माप सकते हैं, राइट। अब आप समझो, जैसे आप डॉक्टर के पास चले गए, तो डॉक्टर आपको बताता है कि आपको फीवर है और 100 है, 100 फीवर, तो आप 100 बस समझते हो, राइट। आप 100 फ़ारेनहाइट है कि 100 डिग्री सेल्सियस है कि 100 केल्विन है। अगर 100 फ़ारेनहाइट है, मतलब आपके बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा नहीं, 1-1.5 फ़ारेनहाइट ही बड़ा है। लेकिन अगर 100 डिग्री सेल्सियस है, अरे भाई तब तो उबल जाओगे, मर जाओगे। मतलब इन सब के जो बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट है वो सेम तो है, लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए इनका कन्वर्जन, कि इनको 1 फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कैसे बदले और सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे बदले, कौन सी वैल्यू किसके इक्वल है। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस 32 फ़ारेनहाइट के इक्वल है, 100 डिग्री सेल्सियस 212 फ़ारेनहाइट के इक्वल है ऑन द बेसिस ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। इन द सेम वे ये सारे इक्वल है। हम जानना चाहते हैं इनके बीच कन्वर्जन को और रिलेशन को। ये जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूं इसको याद करना, और ये बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, इनके बीच रिलेशन क्या होता है, इनके बीच होता है, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं C-0 अपॉन 100-0 इक्वल्स टू F-32 अपॉन 180 इक्वल्स टू K-273 अपॉन 180 ना लिख के मैं इसको ऐसा लिखता हूं, 212 माइनस 32, this one 373 minus 273. What does mean? A temperature, and this one is the freezing point, boiling point minus freezing point, boiling point minus freezing point, boiling point minus freezing point. This is the temperature and the freezing point, temperature and the freezing point. अब अल्टीमेट अगर मैं इनमें रिलेशन बनाऊं तो क्या बनेगा, C अपॉन 100 इक्वल्स टू F माइनस 32 अपॉन 180 इक्वल्स टू K माइनस 273 अपॉन 100। ये आपको रिलेशन अच्छे से याद करना है, और ये रिलेशन से ही 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन, या तो ऑब्जेक्टिव में या 2 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल आपके एग्जाम में, हर दूसरे साल में, अल्टरनेट ईयर में आते हैं। सो कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लो आपको बोल दिया कि चेंज 14 फ़ारेनहाइट इनटू डिग्री सेल्सियस। तो सर हमने फॉर्मूला तो ये पढ़ा है, क्या तीनों लेना है, नहीं, क्योंकि हमें इसमें फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के बीच रिलेशन निकालना है। सो मैं क्या करूंगा, पहले फ़ारेनहाइट लूंगा। फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला क्या है सर, F माइनस 32 अपॉन 180। यस, फिर हम क्या लेंगे, सेल्सियस लेंगे। सेल्सियस क्या है सर, C अपॉन 100। यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, C अपॉन 100। सर ये फॉर्मूला है, बिल्कुल ये फॉर्मूला है। क्वेश्चन में वैल्यू किसकी दी है, फ़ारेनहाइट की। सो वी हैव टू नोट दिस कि फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या है। फ़ारेनहाइट की वैल्यू है 14, तो मैं यहाँ पे F की जगह 14 रख दूंगा, यहाँ पे 32 रख दूंगा, नीचे में क्या आएगा सर, 180 आएगा, इक्वल टू C अपॉन 100 आएगा। यस यस। सो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं इस
मैं इस 14 में से 32 को माइनस करूंगा तो -18 आएगा। यस सर। ऊपर क्या होगा 180, नीचे 180 होगा और यहाँ पे क्या होगा C/100। सर क्या मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आएगा 10 आएगा। ऊपर में -1 बचा, नीचे में 10 बचा और यहाँ पे क्या बचा C/100। यस। तो 100 को अगर इधर ट्रांसपोज कर दे तो -1 × 100 अपॉन क्या मिलेगा 10, इधर क्या मिलेगा C। इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे लिए क्या होगा, मतलब कहना ये चाहता है कि जितना 14 फ़ारेनहाइट है उतना ही 10 डिग्री सेल्सियस है। इन दोनों की वैल्यू सेम है। चाहे डिग्री सेल्सियस में आप 10 ले लो, चाहे 14 फ़ारेनहाइट ले लो, आप दोनों क्या होगा सेम होगा। ये कन्वर्जन बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के आपके बुक में दिए भी होंगे, आपको आना भी चाहिए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। राइट, मान लेते हैं ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 96 फ़ारेनहाइट होता है। हम देखना चाहते हैं इसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करके। अगेन फॉर्मूला तो वही लेंगे सर, F - 32 अपॉन 180 इक्वल टू C/100। F की वैल्यू कितनी है? सो आप बोलोगे सर F की वैल्यू 98.6 है अपॉन 180 इक्वल टू C/100। अगर इसको आगे 100 को इधर डिवाइड है, इधर ला के हम क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई, तो इनटू मल्टीप्लाई 100 अपॉन 180, इधर क्या बचेगा C। इसको सर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई क्या होगा सर, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ इसको भी कैंसिल आउट कर सकता हूँ। 9 1 जा 9 एंड 0, 9 9 जा 10.9 हो जाएगा। 10.9 समथिंग, अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, 10.9 हो गया। सर 10.9 के बाद क्या करेंगे, तो यहां पे हम लिख सकते हैं 10.9 इंटू 5, 9, ठीक है। डिग्री सेल्सियस, एक सेकेंड, कैलकुलेशन हमें दोबारा करना पड़ेगा। सो कैलकुलेशन करते हैं 98 फ़ारेनहाइट। तो कैलकुलेशन फिर से करते हैं, यहाँ पे 98.6 इंटू 100 होगा और नीचे में क्या आएगा 180। अगर मैं इसको इधर C होगा, इधर अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ इसको, तो सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे मिल जाता है 5 और यहाँ पे मिल जाता है 9। सर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, तो ये 30.3 हो जाएगा कैरी। 40 3 43 4 45 4 49 493, यस 40 5 छक्का 30, 98.6 इंटू 5, तो हो जाएगा 493.0। यस 493.0 आ गया और नीचे में क्या बचा हुआ है सर 9। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं फिर से, तो 9 493 को डिवाइड करते हैं, ओहो सॉरी 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 सॉरी, इसका आंसर यहाँ पे इसलिए नहीं मिल रहा है, -32 करना हम लोग भूल गए, इसीलिए मैं बोलूँ कैलकुलेशन क्यों रॉन्ग हो रहा है। जस्ट सेकेंड। तो यहाँ पे हम लोग F की वैल्यू 98.6 है लेकिन -32 है, तो -32 करना भूल गए थे। 180 इक्वल टू C/100। सो अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मिलेगा 6 6 और 6 66.6 और यहाँ पे क्या आएगा 180 C/100। फिर इधर ले जाएंगे तो क्या होगा 66 इंटू 6 इंटू 100 अपॉन 180। इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पे 5 मिल रहा था, यहाँ पे क्या मिला था 9। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 30 और 33 3
333 अपॉन क्या मिलेगा 9 इक्वल टू सी। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो क्या होगा 9 त्रिक 27 7 6 37 कितना आएगा बोलोगे सर 37 डिग्री सेल्सियस। मतलब 98 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो कितना मिलेगा 37 डिग्री सेल्सियस। तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री सेल्सियस होता है। तो सॉरी फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है तो डिग्री सेल्सियस में कितना होगा 37 डिग्री सेल्सियस होगा। आगे बढ़ते हैं और हम लोग इफेक्ट ऑफ हीट देखते हैं। यहां से आपको दो चीज मिलेंगे। इफेक्ट ऑफ हीट का हम जानते हैं कि जो क्वांटिटी ऑफ हीट है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करती है। तो क्वांटिटी ऑफ हीट मास पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो अगर मैं इन सबको एक साथ लिखूं तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी M इंटू डेल टी। अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊं तो यहां पे एस एम इंटू डेल टी आ जाएगा। वेयर एज एस क्या है सर स्पेसिफिक हीट है, एम क्या है मास है, चेंज इन टेम्परेचर एंड द क्यू। मतलब यह मैं थोड़ा इजी भाषा में समझाता देता हूं मास ऑफ द सब्सटेंसेस पे कैसे डिपेंड करता है। बहुत सिंपल भाषा है। जैसे मान लो हमें थोड़े मास को गर्म करना हो तो लेस अमाउंट ऑफ हीट चाहिए। अगर मुझे ज्यादा मास को इंक्रीज गर्म करना हो तो मुझे हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। यस तो जितनी मास को आपको हीट बढ़ानी है या जितना मास को आपका हीट इंक्रीज करना है उतना अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होगी। दैट्स व्हाई Q इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी M। दूसरा सर जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना हीट की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे हमारा मान लो हमारे किसी सब्सटेंसेस का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, मुझे 200 डिग्री सेल्सियस तक इसको ले जाना है, इसमें कुछ अमाउंट ऑफ हीट चाहिए। यस सर चाहिए। लेकिन इसी को हमें 300 डिग्री सेल्सियस तक ले जाना है तो बोलोगे सर इसमें कुछ और अमाउंट ऑफ हीट चाहिए। तो जब जितना मुझे टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए, जितना टेम्परेचर इंक्रीज करना है उतने अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत पड़ेगी। दैट्स व्हाई दे आर दी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और दूसरी चीज डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल। अभी हमने देखा कंडक्टर होगा, इंसुलेटर होगा या बैड कंडक्टर होगा। अगर गुड कंडक्टर है तो सारी हीट का क्या करेगा यूज करेगा, सारे हीट का कंडक्शन करेगा। अगर बैड कंडक्टर हुआ तो हीट लॉस होगी। तो नेचर पे भी डिपेंड करता है कि अमाउंट ऑफ हीट की या क्वांटिटी ऑफ हीट क्या या कैसे ट्रांसफर होने वाली है। सो यहां पे हमें दो टर्म मिलते हैं, एक स्पेसिफिक हीट और एक हीट कैपेसिटी। इन दोनों को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हीट कैपेसिटी क्या होता है ये भी एग्जाम में आ चुके हैं। हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझा देता हूं। मान लो मैं इस पूरे रूम में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए, इस सभी बच्चों को सबको मैं दो दो स्टिक मारना स्टार्ट करता हूं। तो पूरे सबको मारा, लेकिन दूसरे दिन मैं आता हूं सिर्फ एक बच्चे को दो स्टिक मारता हूं। तो बोलोगे सर आपने उस दिन सबको मारा था, इसने आपने एक स्पेसिफिक बच्चे को मारा। मतलब जब किसी पूरे सब्सटेंसेस का पूरे इंटायर मास का अगर हीट बढ़ाना हो तो जितना अमाउंट ऑफ हीट हमें चाहिए उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। यानी द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू द राइज ऑफ द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंसेस बाय द 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड द हीट कैपेसिटी। जैसे मान लो ये पेन है, इस पूरे पेन का मुझे हीट बढ़ाना है और सिर्फ कितना बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस। जब 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि इंटायर मास का, 1 ग्राम का नहीं इंटायर मास का, तब हम बोलेंगे सर हीट कैपेसिटी है ये। लेकिन मुझे इसका 1 ग्राम मैं निकाल लेता हूं और इस 1 ग्राम का मुझे टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस, उसमें जितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए उसको बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ड्रॉ के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास इतना बड़ा रॉड है, इस पूरे रॉड का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए दिस इज कॉल्ड द हीट कैपेसिटी। क्या बोलेंगे इसको, हीट कैपेसिटी बोलेंगे। लेकिन अगर मुझे इस पूरे का नहीं चाहिए सर,
मुझे इसका 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस लेते हैं। मैं इसका सिर्फ 1 ग्राम निकाल लेता हूं और इसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए उसको बोलेंगे स्पेसिफिक हीट। क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या हुआ? 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेस्ट करना, और जो हमारा हीट कैपेसिटी है उसके लिए क्या हुआ? इंटायर मास का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करना, राइट। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो m इंटू एस होता है। m स्टैंड फॉर द मास, s स्टैंड फॉर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका जो यूनिट होता है जूल पर डिग्री सेल्सियस होता है, और जो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है वो होता है S इक्वल्स टू क्यू m इंटू डेल टी, और इसका जो यूनिट होता है जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। ये फॉर्मूला, यूनिट, ये सारी चीजें आपके लिए नेसेसरी हैं, कई बार न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, कई बार ऑब्जेक्टिव के लिए, और कई बार एग्जाम के लिए। फिर आता है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट मतलब होता है छुपी हुई उष्मा। द हीट रिक्वायर्ड टू दी चेंज द स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड दी लेटेंट हीट। मान लो ये है एक सॉलिड रॉड है, इसमें से हमने क्या किया, एक इसको गर्म किया, और गर्म करते करते हमने क्या कर दिया, ये लिक्विड फॉर्म में बदल गया। बोलोगे सर ये पहले सॉलिड था अब लिक्विड में बदल गया। जितना हीट लगा सॉलिड से लिक्विड बनने में, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लैटेंट हीट बोलेंगे, यानी हिडन एनर्जी। लैटेंट हीट का मतलब क्या हुआ? दिस इज कॉल्ड द हिडन एनर्जी, यानी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू द चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंसेस इज कॉल्ड द लैटेंट हीट। दो टाइप का लैटेंट हीट होता है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसको डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके नाम याद रखना, राइट। फिर हम आगे बढ़ते हैं, हीट एक्सपांशन इन सॉलिड स्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, और ये शायद लास्ट टॉपिक होगा इसका, अरे सॉरी। तो लैटेंट हीट, हीट एक्सपांशन इन सॉलिड स्टेट, ये क्या होता है? अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस है उसको हीट दोगे, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव तो आएगा। जो बदलाव आएगा, किस तरीके से बदलाव आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हीट एक्सपांशन इन सॉलिड स्टेट। मान के चलो कि अगर एक कोई रॉड हमने लिया, इसका पहले जो लेंथ था उसको हमने L मान लिया। एक रॉड कोई लिया और इस रॉड का लेंथ हमने L मान लिया, लेकिन इसको हमने हीट देना स्टार्ट किया और इसका लेंथ मान लो बढ़ जाता है, और जो लेंथ बढ़ गया उसको हमने क्या बढ़ा? चेंज इन लेंथ, यानी डेल एल हो गया। ये मीन्स द एक्सपांशन ऑफ द यूनिट लेंथ ऑन एन ऑब्जेक्ट रेजिंग द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड द लीनियर एक्सपांशन। यानी किसी भी सब्सटेंसेस में यूनिट लेंथ 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर जितना होता है, यानी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं उसमें जितना लेंथ में चेंज आए उसको क्या बोलेंगे? लीनियर एक्सपांशन, एंड इट इज डिनोटेड बाय द अल्फा। इसको किससे डिनोट करते हैं? अल्फा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा इक्वल्स टू डेल एल अपॉन एल इंटू डेल टी। ये इसकी इनिशियल लेंथ थी और ये इसका चेंज इन लेंथ हुआ। डेल एल मतलब क्या हुआ? जो लेंथ में बदलाव हुआ। मतलब ऐसे समझो थोड़ा नॉर्मल लैंग्वेज में, मान लेते हैं 10 मीटर का ये रॉड था, हमने इसको हीट दिया 1 डिग्री सेल्सियस और ये बन गया 11 मीटर का रॉड। बोलोगे सर पहले 10 का था अब 11 हुआ, कितना मीटर चेंज हुआ? 1 मीटर, यानी डेल एल की वैल्यू कितनी आएगी? 1 मीटर। चेंज इन लेंथ मतलब होता है L2 माइनस L1। पहले की लेंथ और बढ़ी हुई लेंथ में जो डिफरेंस आएगा उसको हम क्या बोलते हैं? चेंज इन लेंथ। और फॉर्मूला क्या होता है? एल अल्फा इक्वल्स टू एल इंटू डेल एल अपॉन एल इंटू डेल टी। यहाँ पे डेल टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज इन टेम्परेचर। एल क्या है? इनिशियल लेंथ। मैं अगर साइड में लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? वेयर एज डेल एल स्टैंड फॉर द चेंज इन लेंथ, एल स्टैंड फॉर द यूनिट लेंथ या इनिशियल लेंथ, तो हम इसको बोलेंगे इनिशियल लेंथ। टी स्टैंड फॉर द चेंज इन टेम्परेचर।
चेंज इन टेम्परेचर, राइट। फिर हम आते हैं सुपरफिशियल। अगर मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट देते हैं और उसके एरिया में बदलाव आता है, लेंथ नहीं पूरे एरिया में बदलाव आता है। लुक एट द ड्रॉ। अगर मान लेते हैं हमारे पास एक कोई ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर में है, और अगर जैसे मैंने हीट दिया तो ये चारों तरफ फैलना स्टार्ट हो गया, मतलब इसका यूनिट लेंथ बढ़ गया, और इसको हम बोलेंगे सुपरफिशियल एक्सपांशन। अगर लेंथ में बढ़ोतरी हुई तो लीनियर, एरिया में बढ़ोतरी हुई तो सुपरफिशियल, एरिया में चेंज आया तो सुपरफिशियल। और इसको किससे डोनेट करते हैं? बीटा से। मान लेते हैं इसका पहले जो लेंथ था वो ए था, ये बढ़ के क्या हो गया? डेल ए हो गया, चेंज इन लेंथ, राइट। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा बीटा इक्वल टू डेल ए अपॉन ए इंटू डेल टी। डेल ए क्या है? चेंज इन एरिया, ए क्या है? एरिया, और डेल टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। आफ्टर दैट आगे बढ़ते हैं, और लास्ट वन आता है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन। वॉल्यूमेट्रिक का मतलब होता है पूरा का पूरा वॉल्यूम, पूरा का पूरा वॉल्यूम में अगर चेंज आता है 1 डिग्री सेल्सियस के कारण, तो उसको हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, मान लेते हैं एक बलून है, बलून में से अगर हीट देते हैं तो बलून क्या करेगा? एक्सपांड करेगा। बलून क्या करेगा? फैलेगा। वो चारों तरफ से फैल रहा है 3D फॉर्म में, यानी लेंथ विड्थ हाइट सब तरीके से फैल रही है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन। एरिया में क्या हो रहा था सर? एरिया क्या होता है? 2 डायमेंशन होता है, लेंथ और विड्थ होती है। वॉल्यूम क्या होता है? 3 डायमेंशन होता है। ये चारों तरफ से फैल रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन। और इसको हम लोग गामा से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है गामा इक्वल टू डेल बी अपॉन बी इंटू डेल टी। गामा इक्वल टू क्या होगा? डेल बी अपॉन बी इंटू डेल बी। ये चेंज इन वॉल्यूम हो गया सर, इनिशियल वॉल्यूम और चेंज इन टेम्परेचर, राइट। और अल्फा बीटा गामा में एक रिलेशन भी होता है, कई बार पूछा गया है। अल्फा बीटा गामा का रेशियो जो होता है वो क्या होता है? 1:2:3, और अल्फा इक्वल टू 2 गामा इक्वल टू 3, 2 बीटा इक्वल टू 3 गामा। ये आपको रिलेशन याद रखना, ये एग्जाम में आ सकता है, पूछा जा सकता है। ओके, फिर हमारा ये क्लास यहां तक यहीं से खत्म होता है। सारे थ्योरी के सेक्शन हमने कवर कर लिए हैं। जो एक्सरसाइज किस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में बनेंगे, इसके लिए हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और आप कमेंट करके बताते रहें कि आपको कौन सा वीडियो किस चैप्टर का आपको चाहिए। थैंक यू।